कमरे में भी अजीब सी खामोशी थी। मुझे लगा बाई निंगबिंग सो गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा वो मुझे देख रही थी। बाई मैडम, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी इस बात ने उसका चेहरा कई दिनों तक खराब रखा, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वैसे भी शूटिंग खत्म होने ही वाली थी, लेकिन शूटिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हो गया। एक सीन नाव पर शूट हो रहा था, तेज हवा चल रही थी। साउंड रिकॉर्डिस्ट वॉशरूम गया हुआ था, तो मैंने अस्थायी तौर पर उसकी जगह काम संभाल लिया। मैं जहाज के किनारे खड़ा होकर अपने से भी लंबा माइक्रोफोन पकड़े हुए था। हवा की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। अचानक एक बहुत तेज झोंका आया, मेरे पैर फिसल गए और मैं सीधे झील में गिर पड़ा। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। धुंधली चेतना में मैंने किसी की घबराई हुई आवाज सुनी, शियाओयू। अगले ही पल बाई निंगबिंग भी बिना सोचे झील में कूद गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, इतनी मजबूती से मानो अगर उसने छोड़ा तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अनजान कमरे में था। बेड के पास एक हाथ से लिखा नोट रखा था, ये मेरा घर है, शूटिंग लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं। मैंने तुम्हारी छुट्टी करवा दी है, कुछ दिन आराम करो। अगर कपड़े बदलने हो तो ड्रेसिंग रूम में नए पुरुषों के कपड़े रखे हैं। कमरे को देखते ही समझ आ गया कि यह बाई निंगबिंग का घर है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार शूटिंग लोकेशन के पास घर रखते हैं, और उसके पास भी था। मैंने पहले गॉसिप में पढ़ा था कि वह ज्यादातर समय यहीं रहती है। घर बहुत साफ सुथरा था। मैं कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया, लेकिन अंदर जाते ही मेरी नजर सबसे पहले एक काली छतरी पर पड़ी। वही पुरानी छतरी जो मैंने कई साल पहले बारिश वाले दिन बाई निंगबिंग को दी थी। छतरी अब काफी पुरानी हो चुकी थी, उसकी क्वालिटी भी खास नहीं थी, फिर भी उसे ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल बीच में बहुत संभाल कर रखा गया था। उसे देखते ही मुझे वो तूफानी बारिश वाला दिन याद आ गया। मैं उसी छतरी से उसे बारिश से बचा रहा था, और वह लगातार मुझे भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। मैंने उसकी बाह पकड़कर उसके जख्म देखने शुरू कर दिए थे। वह गुस्से में कुछ बुरा बोलना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया था। असल में बाई निंगबिंग बाहर से जितनी सख्त दिखती थी, अंदर से उतनी ही मासूम थी। मैंने हल्के से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी पहले भी तो देख चुकी हो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया, और सच में बाई निंगबिंग के होंठ कस गए। उसका चेहरा यहाँ तक कि गर्दन तक लाल हो गई। मैंने तुरंत बात बदल दी, आज तुम्हारी शूटिंग नहीं है क्या? आज का काम खत्म हो गया। मैं तुम्हारे लिए दलिया बनाती हूँ, फिर तुम दवा खाकर आराम करना। पानी में गिरने की वजह से तुम्हें हल्का बुखार भी है। कुछ देर बाद जब वह दलिया लेकर वापस आई तो उसके शरीर पर एप्रन बंधा हुआ था। मैं उसे कुछ सेकंड ज्यादा देर तक देखता रह गया। तुम एप्रन में बहुत नरम और घरेलू लग रही हो। वह तुरंत पलटी। क्या कहा तुमने? मैं तुरंत संभल गया। मैंने कहा, धन्यवाद। उसकी आंखें हल्की चमक उठी, लेकिन आवाज फिर भी पहले जैसी सख्त थी। सारा खाना खत्म करना, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ और खाना हो तो मैं मजबूरी में बना भी सकती हूँ। मैं मुस्कुराया, इतनी मेहनत मत करो, तुम अपना काम देखो। वह धीरे से बोली, कल सुबह मेरी कोई शूटिंग नहीं है, आज रात मैं सेट पर वापस नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास सब्जियां तैयार करने का समय है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आज रात तुम यहीं सोओगे, मैं साइड वाले कमरे में चली जाऊंगी, वहाँ अतिरिक्त बिस्तर नहीं है। तुम बीमार हो, इसलिए बेवजह इधर उधर मत घूमो। उसने फर्श की तरफ इशारा किया। पुराने दिनों की तरह मैं नीचे सो जाऊंगी। उस रात मेरा बुखार फिर बढ़ गया, और बाई निंगबिंग लगभग पूरी रात नहीं सोई। वह थोड़ी थोड़ी देर में उठकर मेरे माथे पर रखी तौलियां बदलती रही। बुखार में इंसान को अक्सर अजीब भ्रम होने लगते हैं। धुंधली चेतना में मुझे लगा जैसे मैं फिर उसी पुराने बेसमेंट में लौट आया हूँ। बाई निंगबिंग हमेशा की तरह फर्श पर सो रही थी, और मुझसे कई फीट दूर लेटी थी, मानो जानबूझकर दूरी बना रही हो। हमारे बीच एक छोटी मेज थी, मैं सिर्फ उसकी पतली पीठ देख पा रहा था। मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक बार बाई निंगबिंग खुद बीमार थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। आधी रात को मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं उठ गया। उसका माथा बहुत गर्म था। मैं जल्दी से दवा लाया और बार बार उसके चेहरे को ठंडे पानी से पोंछता रहा। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने बहुत देर तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मानो डर हो कि मैं कहीं चला ना जाऊं। जब वह गहरी नींद में सो गई, तभी उसकी पकड़ ढीली हुई। ग्रेजुएशन से पहले वह हमारी सबसे करीब वाली रात थी। बाकी समय हम दोनों लगभग अजनबियों की तरह रहते थे। स्कूल में एक दूसरे के पास से गुजर जाते, लेकिन रुकते नहीं थे। किसी तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाई निंगबिंग घर पे नहीं थी। उसे अचानक दोबारा शूटिंग के लिए बुला लिया गया था, लेकिन टेबल पर पहले से बना हुआ खाना रखा था, और ठीक बीच में सबसे महंगी चॉकलेट का एक पैकेट रखा था। मैं खाना खा ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। मुझे लगा बाई निंगबिंग वापस आ गई, लेकिन अंदर एक अनजान औरत आई। मैंने उसे पहले देखा हुआ था। वो बाई निंगबिंग की मैनेजर थी, और उसकी बहुत करीबी दोस्त भी। वो मुझे देखकर कुछ सेकंड तक चुप रह गई, फिर अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने जल्दी से समझाया, मैं सिर्फ फिल्म यूनिट का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। वो अचानक पूछ बैठी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आप मुझे फांग शियाओयू कह सकती हैं। इतना सुनते ही वह लगभग उछल पड़ी। फांग शियाओयू? तो तुम ही वो शियाओयू हो? वह मुझे अविश्वास से घूरने लगी। क्या हुआ? मेरे पूछने पर उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हारे गायब होने के बाद बाई निंगबिंग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो उसने खुद को पूरी तरह बर्बाद करना शुरू कर दिया। ना ठीक से खाती थी, ना सोती थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अब अच्छा है, आखिरकार उसने तुम्हें ढूंढ लिया। अब शायद वह सुकून से जी पाएगी। 7 साल उसने खुद को बहुत तकलीफ दी है। मैं चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हमारा रिश्ता सिर्फ 3 महीने चला था, इतना भी याद रखने लायक नहीं था। मैनेजर तुरंत सिर हिलाने लगी। तुम्हें कुछ नहीं पता, बाई निंगबिंग ने स्टार बनने का फैसला भी तुम्हारी वजह से लिया था। मैं हैरान रह गया। वह आगे बोली, अपने माता पिता की वजह से वह बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री से नफरत करती थी। उसके घर वाले चाहते थे कि वह बचपन से ही अभिनेत्री बने, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। लेकिन तुमसे अलग होने के बाद उसने अचानक कहा कि वह स्टार बनेगी, क्योंकि तुम्हें फिल्में बहुत पसंद थी, और उसका कहना था अगर वह सबसे चमकदार जगह पर खड़ी होगी तो शायद तुम उसे देख पाओगे। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि मुझे सच में वो रात याद थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अंधेरे में लेटी बाई निंगबिंग से पूछा, भाई तुम सो गई क्या? नहीं, आज मैंने एक फिल्म देखी, शोशैंक रिडेम्पशन, वो फिल्म बहुत अच्छी थी। बाई निंगबिंग ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं धीरे से बोला, लेकिन मैं भविष्य में फिल्में बनाना चाहता हूँ। हालांकि फिल्म बनाना बहुत महंगा होता होगा, अफसोस मेरे पास पैसे नहीं है। बाई निंगबिंग ने तुरंत कहा, फिल्म बनाना इतना भी महंगा नहीं होता। उस समय मुझे लगा उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है, बस अजीब अजीब सपने देखती रहती है, इसलिए मैंने आगे बात नहीं बढ़ाई। लेकिन अब पता चला उसे वो सारी बातें आज भी याद थी। मैनेजर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ 3 महीने और उसने तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए दिल में बसा लिया। दोपहर में बाई निंगबिंग वापस घर लौटी। उसने मैनेजर को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनेजर मुस्कुराई, तुम्हारी शूटिंग खत्म होने वाली है,
सोचा थोड़ी सफाई कर दूं। बाई निंगबिंग ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं कुछ समय आराम करना चाहती हूँ, अभी कोई नया काम मत लेना। मैनेजर हंस पड़ी। वाह, प्यार मिला नहीं कि दोस्ती भूल गई। याद है पहले जब तुम इसे ढूंढ नहीं पा रही थी तो मेरे सामने बैठकर रोती रहती थी। बाई निंगबिंग तुरंत शर्मिंदा होकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब मत बोलो। मैंने तुरंत सुधार किया, एक्स बॉयफ्रेंड, और वैसे भी तुमने खुद मुझसे कभी ब्रेकअप नहीं किया। बाई निंगबिंग तुरंत बोली, मैंने चिट्ठी छोड़ी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, सिर्फ एक चिट्ठी, मैंने पढ़कर फेंक दी थी। मुझे कैसे पता चलता कि वो सच में तुम्हारी लिखी हुई थी। मैनेजर माहौल समझकर चुपचाप निकल गई। मैंने बाई निंगबिंग से पूछा, उस चिट्ठी में मैंने लिखा था कि मैं तुम्हारे परिवार की खबरें निकालना चाहता था, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बाई निंगबिंग फल धोते हुए बोली, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, और वैसे भी अगर सच में कोई खबर फैलती तो मुझे पता चल जाता। मैं पूरी तरह चुप हो गया। फिर मैंने धीरे से कहा, ब्रेकअप के लिए सिर्फ एक इंसान का फैसला काफी होता है, चाहे तुम मानो या नहीं। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का शरीर हल्का सा कांप गया। वह पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। तो क्या मैं तुम्हें फिर से प्यार कर सकती हूँ? मैंने सिर झुका लिया। कोई फायदा नहीं है। वह धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने अपनी असली पहचान तुमसे छिपाई, या इसलिए क्योंकि लू जिंगनियन वाली बात मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाई? मैंने लंबी सांस ली। दोनों वजह है और शायद कोई भी वजह नहीं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, अब जबरदस्ती मत करो। कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। काफी देर बाद उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह लगभग रोते हुए बोली, लेकिन मैं जबरदस्ती करना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात दिल पर नहीं ली। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं अपने पुराने शहर वापस चला गया। मौसी का पुराना घर टूटने वाला था। उन्होंने मुझे बुलाया था ताकि पुराने सामान को समेटने में मदद कर सकूं। हालांकि मौसी हमेशा अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा महत्व देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला भी था। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था। घर लौटते समय मैं अपने पुराने हाई स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल कुछ साल पहले दोबारा बनाया गया था। अब सब कुछ काफी बदल चुका था। मैं कुछ देर स्कूल के गेट के सामने खड़ा रहा। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे तुम वही हो ना? मैंने पलट कर देखा। सफाई कक्ष से मेरी उम्र की एक महिला बाहर आई। वह मुझे ध्यान से देख रही थी। तुम इसी स्कूल के छात्र थे ना? मुझे याद है, तुम बाई निंगबिंग की क्लास में थे। मैंने सिर हिलाया, जी। लेकिन आप कौन हैं? वह मुस्कुराई, मैं वही लड़की हूँ जिसका कभी बाई निंगबिंग से झगड़ा हुआ था। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे आज तुम अकेले क्यों हो? बाई निंगबिंग कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे रहती थी। मैं चौंक गया। मेरे पीछे? वह हंस पड़ी। हाँ, हर दिन रात की क्लास खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चलती थी। तुम्हें सच में पता नहीं था? मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह आगे बोली, जिस दिन मेरा उससे झगड़ा हुआ था, बीच में उसने अचानक कहा कि उसे स्कूल वापस जाना है। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो लड़की कभी स्कूल की परवाह नहीं करती थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चली गई। फिर मैंने देखा वो स्कूल गेट पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और जैसे ही तुम बाहर निकले वो चुपचाप तुम्हारे पीछे चलने लगी। जब तक तुम घर नहीं पहुंच गए वो दूर से तुम्हें देखती रही। उसके बाद ही वो वापस मेरे पास आई। मैं पूरी तरह निशब्द था। लड़की धीरे से मुस्कुराई। बाद में मुझे समझ आया उसे डर था कि कहीं उसके दुश्मन तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए वो हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करती थी। जब वह लड़की यह बात बता रही थी, उसने सड़क के कोने में खड़े उस पुराने प्लेटनस के पेड़ की ओर इशारा किया। वो हमेशा वहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती थी। 17 साल की बाई निंगबिंग को काले कपड़े पहनना बहुत पसंद था। रात के अंधेरे में वह इतनी घुल जाती थी कि दूर से उसे पहचानना मुश्किल हो जाता। तेज हवा चली और कुछ पल के लिए मुझे सच में लगा जैसे वह आज भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो। तभी मौसी का फोन आया। उन्होंने जल्दी घर आने को कहा। जब मैं पहुंचा तो पुराने बेसमेंट का सामान निकाला जा रहा था। मेरा पुराना बिस्तर, मेरी पढ़ाई की मेज, एक एक चीज बाहर लाई जा रही थी। अचानक मौसी ने मुझे आवाज दी, xiaoyu इधर आओ। मुझे यहाँ कुछ मिला है। मैं जल्दी से उनके पास गया। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया। मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। फर्श पर जगह जगह मेरे नाम को खुरच कर लिखा गया था, बार बार, सैकड़ों बार, फांग xiaoyu। मौसी ने धीरे से कहा, ये उसी लड़की ने लिखा होगा ना? वही, जो अब बड़ी अभिनेत्री बन गई है। मैं हैरान रह गया। आपको कैसे पता? मौसी हल्का सा मुस्कुराई। वो एक बार मुझसे मिलने आई थी। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्या आपको याद है? मौसी कुछ देर पुराने दिनों को याद करती रही, फिर बोली, एक बार मुझे यहाँ कुछ मिला था और मैंने तुम्हें बहुत डांटा था, याद है? मुझे तुरंत वो दिन याद आ गया। उस समय मैंने कितनी जिद की थी। चाहे जितना पूछा जाए मैं सच बताने को तैयार नहीं था। मैं बस यही कहता रहा कि वो सब मैंने खुद किया है। मौसी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं जानती थी तुम ऐसे बच्चे नहीं हो। पुरानी यादों को सोचकर उनकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। फिर उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें डांटा था वो लड़की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देख लिया था। बाद में वो अकेले मेरे पास आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने अनजाने में अपनी उंगलियां कस ली। सांसें भी धीमी पड़ गईं। मौसी धीरे से बोली, वो बार बार मुझसे माफी मांग रही थी, मुझसे विनती कर रही थी कि मैं तुम्हें डांटू नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें बिगाड़ न दे, इसलिए मैंने उसे दोबारा यहाँ आने से मना कर दिया। तभी मुझे सच समझ आया। 11वीं खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग अचानक हमारे घर आना बंद कर चुकी थी। उसने मुझसे कहा था मुझे रहने की दूसरी जगह मिल गई है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। वो सिर्फ मुझे मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मैं नीचे झुका और फर्श पर बने उन घिसे हुए निशानों को देखने लगा। उन निशानों से साफ पता चलता था कि उसने यहाँ कई रातें जागकर बिताई थी। बाई निंगबिंग हमेशा चुप रहती थी, लेकिन शायद मन ही मन मुझे हजारों बार पुकारती रही। घर टूटने से एक दिन पहले मैं एक बार फिर स्कूल से पैदल मौसी के घर की तरफ चला। वही पुरानी सड़क, दोनों तरफ घने पेड़, सब कुछ वैसा ही था। चलते चलते जब मैं उस छोटे बेसमेंट की खिड़की तक पहुंचा तो अचानक दिल जोर से धड़क उठा। जिस औरत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाकर मुझे छूने की कोशिश की, मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। दर्द से वह जोर से चीख उठी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा, वह बाई निंगबिंग थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना झिझक उन लड़कियों की तरफ कदम बढ़ाए और बोली, वो नहीं मारेगा लेकिन मैं मार सकती हूँ। उस पल ऐसा लगा जैसे उसकी सारी नकली मुस्कान और स्टार वाली छवि टूट गई हो और मेरे सामने वही पुरानी जिद्दी लड़की वापस आ गई हो जिसे मैं सालों पहले जानता था। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जैसे अकेले 4 लोगों से भी लड़ सकती हो। लेकिन मैं जानता था कि अब उसकी पहचान अलग है। वह कोई आम लड़की नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाई निंगबिंग, तुम गुस्सा मत करो। मेरी बात सुनते ही वह अचानक शांत पड़ गई। उसका चेहरा नरम हो गया जैसे भीतर का सारा तूफान एक पल में खत्म हो गया हो। मैंने धीरे से कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। उसने बिना कुछ बोले मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। अगले ही पल हम दोनों सड़क पर दौड़ रहे थे। भीड़, गाड़ियां,
शोर सब पीछे छूटता जा रहा था, सिर्फ हमारी तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय फिर से 7 साल पीछे लौट आया हो। हम भागते भागते आखिर मेरी मौसी के पुराने घर के बेसमेंट तक पहुंच गए। वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। कमरे से सारा सामान हट चुका था, बिजली भी नहीं थी, सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी कमरे को रोशन कर रही थी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर एक साथ बोल पड़े। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले मैं बोलूंगा। तुम रोज मेरे पीछे पीछे घर तक आती थी ना? बाई निंगबिंग ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरा स्वभाव खराब था। मैं बहुत लोगों से लड़ती थी। मुझे डर रहता था कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैंने हैरानी से पूछा, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं? वह हल्का सा हंसी। तुम्हें बताकर क्या करती? तुम्हें बस पढ़ाई करनी थी, बाकी सब मैं संभाल लेती। मैंने फर्श पर उकेरे गए अपने नामों की तरफ इशारा किया। और ये? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, इसका मतलब था कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। उसने नजरें झुका ली। क्योंकि मुझे कभी प्यार जताना आया ही नहीं। बचपन से किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं कि किसी से प्यार कैसे करते हैं। उसने बताया कि वह आईने के सामने खड़े होकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ बोलने की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन हर बार शर्म से रुक जाती थी। इसलिए उसने 1000 कागज की सारस चिड़िया बनाई थी और हर एक के अंदर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वह उन्हें मेरे जन्मदिन पर देना चाहती था, लेकिन उससे पहले ही मैं उसकी जिंदगी से गायब हो गया। कुछ देर बाद मैंने धीरे से पूछा, और लू जिंगनियन? उसने तुरंत सिर हिलाया। मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। फिर उसने बताया कि बचपन में जब उसे तेज बुखार आया था, तब वही सबसे पहले उसे अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसी दिन उसने तय किया कि वह उसे अपने बड़े भाई की तरह मानेगी। मैं हमेशा उसे परिवार की तरह समझती रही, लेकिन उस गर्मियों में उसने मुझे धमकी दी थी। मैं चौंक गया। उसने भारी आवाज में कहा, उसने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो तुम्हारे खिलाफ मेरे माता पिता के कान भर देगा और वो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। बाई निंगबिंग ने धीरे से कहा, अगर मेरे माता पिता तुमसे नाराज हो जाते तो वो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। हो सकता था कि तुम्हें कॉलेज में दाखिला तक न मिलता। उसकी बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मैंने धीमी आवाज में पूछा, इसलिए तुम हमेशा कहती थी कि मैं लू जिंगनियन से दूर रहूं? उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा था कि तुमने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम्हारा उससे कोई संबंध ही ना रहे। तुम उससे बात तक मत करो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से तुम इतना गलत समझ जाओगे। तुम सीधे मुझसे पूछ भी सकते थे। मैं चुप हो गया। पुरानी बातें याद आते ही दिल अजीब सा भारी हो गया। फिर मेरे मन में अचानक एक सवाल उठा, क्या सिर्फ वही प्यार करना नहीं जानती थी? नहीं, मैं भी नहीं जानता था। बचपन में अपने ही माता पिता से बार बार ठुकराए जाने के बाद मैंने सवाल पूछना ही छोड़ दिया था। मेरी दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अच्छे नंबर लाना, अच्छा काम करना और लोगों से थोड़ी सी तारीफ पा लेना। क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि अगर मैं गलत निकला तो फिर से छोड़ दिया जाऊंगा। इसीलिए बाई निंगबिंग के सामने मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा, लेकिन उससे कभी शिकायत नहीं कर पाया, न गुस्सा किया, न सवाल पूछा। प्यार करना नहीं आना, शायद यही हमारी सबसे बड़ी समानता थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, एक बात और है, मेरे विदेश जाने का खर्च तुम्हारे माता पिता ने उठाया था। वह हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पहले से पता था। मैंने नजरें झुका ली। असल में मैं मना भी कर सकता था, लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी का इकलौता मौका था। मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। बाई निंगबिंग ने बहुत नरम आवाज में कहा, मैं समझती हूँ। फिर वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। शियाओयू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी होता है, वरना दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाती रहेगी। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अब मैं भी अपने करियर पर ध्यान दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं हंस पड़ा। तुम एक मशहूर अभिनेत्री हो, तुम्हारा भविष्य इतना बड़ा है, फिर मेरे पीछे क्यों आना चाहती हो? वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि अभिनेत्री बनने की वजह भी तुम ही थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह धीरे से मुस्कुराई। हमारा रिश्ता सिर्फ 3 महीने चला था, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ 3 महीने का नहीं था। गलतफहमियां दूर होने के अगले ही दिन बाई निंगबिंग ने सबके सामने हमारा रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मुझे टैग भी किया। पोस्ट की एक लाइन इंटरनेट पर छा गई, 3 महीने के बदले पूरी जिंदगी। पूरा इंटरनेट हिल गया। हर जगह सिर्फ हमारी चर्चा हो रही थी। मुझे डर था कि उसके माता पिता फिर से बीच में आएंगे, लेकिन इस बार मैं गलत था। अब बाई निंगबिंग 25 साल की थी। वह अब किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली थी। शायद 7 साल पहले भी उसे रोका नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने मुझे कमजोर कड़ी समझा था। और सच कहूं तो मैं हार किसी और से नहीं, अपने ही आत्मविश्वास की कमी से गया था। लेकिन इस खबर के बाद एक और इंसान इंटरनेट पर छा गया, लू जिंगनियन। उसी दिन वह गुस्से में मेरे पास आया। अब समझ आया, तुम वही फांग शियाओयू हो। मैंने शांत होकर कहा, हाँ तो? वह दांत भींचकर बोला, तुरंत बिंगबिंग से अलग हो जाओ। उससे शादी तो मेरी होनी थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मेरी शादी किससे होनी थी? हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। बाई निंगबिंग वहीं खड़ी थी। लू जिंगनियन अभी भी गुस्से में था। तुमने इंटरनेट की बातें नहीं देखी? सब लोग उसे तुम्हारे पैसे पर जीने वाला कह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसने हमारे रिश्ते के बीच आकर सब खराब किया। अगर इसे अपनी नौकरी प्यारी है तो इसे तुरंत तुमसे दूर हो जाना चाहिए। बाई निंगबिंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने सीधा पूछा, हम दोनों का रिश्ता कब था? मुझे तो याद नहीं। लू जिंगनियन कुछ बोल नहीं पाया। वह आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, लू जिंगनियन, तमीज से बात करो। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना परिवार मानते हो, फिर आज मुझ पर ही गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अपनी तरफ से सब किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जिंदगी तय करोगे। उसने साफ शब्दों में कहा, दोस्ती का मतलब दोस्ती होता है। अगर तुम उससे आगे कुछ चाहोगे तो फिर दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। लू जिंगनियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाई निंगबिंग, तुम इस लड़के के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हो। वह गुस्से में बोला, ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सबको सच बताऊंगा। इसकी गरीब लड़के वाली पहचान कभी नहीं बदलेगी। बाई निंगबिंग ने बिना डरे जवाब दिया, सबसे पहले तुम्हारे और मेरे बीच कोई कानूनी रिश्ता कभी था ही नहीं। बचपन में बड़े लोगों ने मजाक में जो कहा था उसे मैं कई बार सार्वजनिक रूप से नकार चुकी हूँ। बाई निंगबिंग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और दूसरी बात, अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर मुझे भी सख्त कदम उठाने से मत रोकना। लू जिंगनियन गुस्से में बोला, लेकिन वो गरीब लड़का तुम्हारे लायक ही नहीं है। ये सुनकर बाई निंगबिंग ने उसे दया भरी नजरों से देखा और बोली, तुम्हारे मुंह से हर वक्त बस गरीब शब्द ही निकलता है। लू जिंगनियन, क्या तुमने कभी सच में किसी से प्यार किया भी है? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, बाई निंगबिंग ने उसकी बात काट दी। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं बाई परिवार की बेटी ना होती, अगर मेरे माता पिता मशहूर स्टार ना होते, अगर मैं
सिर्फ सड़क पर घूमने वाली एक बिगड़ी हुई लड़की होती, तब भी क्या तुम मुझसे प्यार